Hello and welcome to Diya Online Science Academy. This is the 6th lecture of electric charges and fields. In today's lecture, we are going to see the application of Gauss's law. Gauss's law can be applied where you want to find out the electric field if there is some charge distribution, continuous charge distribution is there. Now, charge can be considered as distributed over a line, linear charge distribution is there, or some surface charge distribution is there over a plane. The charge has been distributed uniformly, or volumetrically that charge has been distributed. So in today's lecture we will just look at the linear and surface charge distribution of the charges, right? Now the electric field would be generated when there is linear charge distribution. So we will be looking at the application, first application of Gauss's law. Gauss's law. First application is to find out the electric field generated due to continuous linear charge distribution. Linear charge distribution, and for that linear charge distribution we will be taking a wire which is infinitely long. Linear charge distribution over an infinitely long वायर. ठीक है, अब इसके लिए हम लोग ये जो टर्म है इनफाइनाइटली लॉन्ग वो देखते हैं कि व्हेन शैल वी कंसीडर दैट वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग. सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी व्हाट वी कॉल एज इनफाइनाइट दैट शुडंट बी ट्रीटेड एज इन दिस केस. मतलब कि वो जो हम लोग इनफाइनाइट समझते हैं वैसे यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है. इनफाइनाइटली लॉन्ग दैट मीन्स द डिस्टेंस दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम द वायर, उसकी कंपैरिजन में द लेंथ ऑफ वायर इज क्वाइट हाई. सो इन दैट केस वी कैन कंसीडर दैट सच वायर्स आर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स. तो चलो सबसे पहले ऐसा एक वायर जो है वो ले लेते हैं कि ये मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया एंड ओवर दैट पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, प्लस 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 यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इनफाइनाइटली लॉन्ग है इसलिए इसको हम लोग डिनोट जब रिप्रेजेंट करेंगे तब रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे एंड्स पे कुछ ऐसे डॉटेड लाइंस के थ्रू शो कर देते हैं, राइट, so that it can be considered. वो इंटरप्रेट हो जाएगा उससे कि ये infinitely long है. Now from this wire if I want to find out the electric field at this distance x, कोई भी एक distance x ले लिया मैंने यहाँ से and this is point P. अब यहाँ पर मुझे find करना है electric field. अब ये कोई point charge तो है नहीं इतना, इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा तो बोला कि चलो Q चार्ज इतना ले लेते हैं. बट दैट Q चार्ज इज नॉट अ पॉइंट चार्ज. तो ये Q चार्ज से फिर यहाँ पर x डिस्टेंस पे जो हम लोग KQ/x² या KQ/r² करते हैं वो इधर अप्लाई हो पाएगा नहीं, एज दिस इज नॉट द पॉइंट चार्ज. ठीक है, Q टोटल कितना है वो बताया हुआ है, टोटल चार्ज कितना है वो पता है. अब ये यहाँ पर टोटल चार्ज जो है that will also be not of much use. यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको काम में लेना पड़ेगा which is called as linear charge density. क्या नाम है? linear charge density. Linear charge density is represented by lambda and that is equals to the total charge divided by length, right? टोटल चार्ज मतलब आपने जितनी भी लेंथ ली है, एक सपोज कि आपने 5 मीटर्स लिया तो 5 मीटर आपकी ये टोटल लेंथ हो गई, उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो. अब उसमें से मैंने यूनिट लेंथ जो है 1 मीटर ले ली, 1 मीटर पे कितना आएगा
तो लैम्बडा चार्ज 2 मीटर पे कितना आएगा चार्ज, कितना 2 लैम्बडा, 3 मीटर पे कितना 3 लैम्बडा, लाइकवाइज, करेक्ट। ऐसे लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, इतने चार्जेस उसके ऊपर यूनिट लेंथ वाइज जो है वो मुझे पता चलेंगे, राइट। कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर या कितना है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे नहीं, वो देखने की जरूरत नहीं होती। हमें क्या देखना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। न्यू टर्म आया तो साथ में उसका यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन लेंथ, सो चार्ज इज कूलम, it is measured in coulomb, divided by length is measured in meter. डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इज कूलम के लिए, चार्ज के लिए A1 T1 and this is meter, so L minus 1 A1 T1, right? That is the dimensional formula for linear charge density. Now we are interested in finding out the electric field generated due to this infinitely long charged wire. तो चलो अब गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, गॉसेस लॉ अप्लाई करके ये चीज फाइंड करनी है। सो फॉर अप्लाइंग गॉसेस लॉ फर्स्ट वी हैव टू इमेजिन an imaginary plane which can be considered as a Gaussian surface. Now Gaussian surface की characteristics हमने देखी थी previous lecture के अंदर. It should be a closed one and as much as possible consider such Gaussian surface as it is symmetric about the charge distribution. Characteristic के अंदर ये दोनों चीजें बताई थी। एक तो ये imaginary चीज होगी, कोई ऐसे उसके आजू बाजू actual plane होगा नहीं, हमें imagine करना है। Secondly, it should be symmetric about the charge distribution, right? तो यहाँ पर ये चार्ज कैसे है, लीनियर है, मतलब कि ये जो पेन है वो पेन के जैसे समझ लो, इसके ऊपर चार चार्ज है। नाउ दिस पॉइंट P कैन बी कंसिडर्ड ओवर हियर, कुछ यहाँ पर मैं समझ सकती हूँ हवा में, वैसे ही उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर कंसिडर कर सकती हूँ। लाइकवाइज ऐसे 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 पूरे उसके चारों तरफ समझ सकते हैं। अब सिर्फ यहाँ पर नहीं, ऐसे ऊपर भी हो सकता है, ऐसे नीचे भी हो सकता है। सो इफ आई वॉन्ट टू कंसिडर P पॉइंट anywhere at that distance x, I should consider a Gaussian surface which is making a cylinder around that wire. बराबर, तो Gaussian surface का शेप हमें यहाँ पर समझ में आ गया सिमेट्री के हिसाब से कि इधर मैंने ले लिया ये एक सिलेंडर, करेक्ट। x डिस्टेंस उधर से, x डिस्टेंस इधर से, मतलब कि सिलेंडर जो है उसकी रेडियस x बन गई यहाँ पर। तो ये ले लिया मैंने Gaussian surface and it is a closed one also. ठीक है, so we can see that there are three faces for this cylinder. This one circular, this is also a circular one and the other a curved surface. तो नाम दे दे इसको surface number 1, surface number 2 and surface number 3. नाउ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना है वो हम लोग फ्लक्स के थ्रू फाइंड करेंगे। तो अब इसमें से जो फ्लक्स जितना भी होगा बाहर निकल रहा होगा, फ्लक्स दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद दैट एरिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो सब जगह पर जा रही होगी, कुछ इसके साथ लिंक हो रही होगी शायद, कुछ इस सरफेस के साथ, कुछ ये 3 नंबर के साथ भी। सो for that cylinder the total flux linked is the addition of all 3 fluxes. ठीक है, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर और वेक्टर? इट वाज अ स्केलर क्वांटिटी, सो उसका मैथमेटिकली डायरेक्टली एडिशन जो है वो हो सकता है। नाउ फाई इक्वल्स टू EDA, बराबर, एंड उसका इंटीग्रेशन, ये क्या किया मैंने, phi 1 इक्वल्स टू सी फॉर दिस सरफेस वॉट एवर, ये जो पूरा जो भी होगा ना उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में समझ लिया। स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स हैव बीन कंसीडर्ड, राइट। तो उन सबको ऐड करके ये बन जाएगा कुछ एरिया, टोटल एरिया। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन फॉर दिस सर्कल. So E will be the same only and dA1 plus for the second surface the same thing would happen, E dA2 E dot dA, E dot dA2 plus
थर्ड के लिए भी EDA3. Now what is the angle between E and A that I have to write along with cos. तो चलो ये फर्स्ट सरफेस के लिए देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वुड बी इन दिस डिरेक्शन. बराबर, प्लस है तो प्लस में से बाहर निकलता हुआ वो तो ऐसे ही होगा रेडियली. पूरा ये जो मान लो कि ये है आपके लिए ये वायर, तो ऐसे 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 आउटवर्ड डिरेक्शन के अंदर होगा सभी तरफ. तो ऊपर की जो सरफेस है उसमें से भी ऐसे ही रहेगा. करेक्ट. So this would be the direction for electric field. And where would be this area vector? Area vector is always perpendicularly outward to the plane. तो ये हो गया area vector इसके लिए DA1. So what is the angle between these two? 90 डिग्री. cos 90 आएगा. सेम वे में इधर के लिए भी साथ में देख लेते हैं. E and DA2 would be here. तो इनके बीच का एंगल आ गया 90. ये दोनों जो है ये 0 हो जाएंगे. DA cos 90 प्लस EDA cos 90. cos 90 इज 0. बात रही खाली ये थर्ड वाले टर्म की. तो चलो इधर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर P पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट जो है एरिया एलिमेंट वो कंसीडर किया. सो उसका एरिया वेक्टर भी E की डायरेक्शन में ही आ रहा है. ये पूरा जो होगा ना कर्व्ड सरफेस वो सब जगह पर ऐसे ही होगा. ये कर्व्ड सरफेस यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन. एवरीवेयर इधर इधर दोनों सेम ही डायरेक्शन में आएंगे. सो एवरीवेयर द एंगल बिटवीन E एंड DA इज 0. पैरेलल दोनों मिल रहे हैं इसलिए 0 हो जाएगा. सो DA cos 0, राइट. और उसका इंटीग्रेशन हमें लेना है. नाउ दीज टू टर्म्स आर 0 तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. उधर लिखते हैं E. नाउ E वुड बी सेम थ्रू आउट द सरफेस. क्यों सेम होगा? क्योंकि सभी डिस्टेंस सेम है. बराबर, हमने इसीलिए सिमेट्रिक जो है वो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेते हैं. तो E क्या आएगा? KQ बाय R स्क्वेयर. R स्क्वेयर मतलब यहाँ पर X है तो X सब जगह पर सेम है. कर्व्ड सरफेस पूरी एक ही डिस्टेंस पे है. सो E वुड बी कांस्टेंट. सो दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ले लिया उसको बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ DA एंड cos 0 इज 1. अब इंटीग्रेशन किसका? ये कौन सी सरफेस है? दैट इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर. सो कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया, टोटल एरिया कितना होगा? 2 pi r. लेट्स से दिस लेंथ इज L. सो 2 pi r L वुड बी द एरिया. E इंटू 2 pi r L. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी गेट फ्रॉम बाय फाइंडिंग आउट द कैलकुलेटिंग द फ्लक्स. सो phi इक्वल्स टू E इंटू 2 pi r इंटू L. एक और फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या? गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ phi इक्वल्स टू E सिग्मा क्यू लेते थे. सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0. सिग्मा क्यू मतलब एनक्लोज्ड जो भी चार्ज होगा वो. इस सिलेंडर मैंने कंसीडर किया तो इस सिलेंडर के अंदर का चार्ज कितना होगा. अब यहां पर ये वाली टर्म जो है न्यू टर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको यूज करना पड़ेगा. राइट. तो ये कितनी लेंथ है? L बताई. L लेंथ के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज होगा? L लेंथ के अंदर चार्ज कितना होगा? लैम्बडा इंटू L, है ना. तो सिग्मा क्यू वुड बी लैम्बडा इंटू L बाय एप्सिलॉन 0. नाउ दिस इज फॉर phi. This is also for phi. Comparing both the equations we get from 1 and 2. E into 2 pi r L equals to lambda L by epsilon 0. L cancels out each other. हम लोग E find करने के इंटरेस्ट में है. So making E as subject we have lambda divided by 2 pi epsilon 0 r. और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0.
सो 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज के, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये हो गया 2k लैम्बडा बाय r. So from this it is quite clear that E is proportional to 1/r. देखो पॉइंट चार्ज के लिए क्या आता था, E is proportional to 1/r स्क्वायर. ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या आया, प्रोपोर्शनल टू 1/r. तो ये भी आप याद रखिए, कभी एमसीक्यूज के अंदर ये आपको पूछा जा सकता है. इसके ऊपर से सिंपल दो वैल्यूज जो है एक डिस्टेंस पे बता दिया और दूसरे डिस्टेंस पे दूसरा डिस्टेंस कितना है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप फाइंड कर सकते हो, राइट. तो चलो, दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. पहले इतना नोट डाउन कर लो. Now let us look at the second application of Gauss's law. For that we will consider that there is charge distribution, uniform charge distribution over a sheet. ठीक है, प्लेन के ऊपर किया होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, and due to that how much would be the electric field that we are going to find out. So electric field due to uniform charge distribution on a plane या तो शीट. ठीक है, तो चलो एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं. ये प्लेन ले लिया जिसके ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. नाउ लेट्स से उससे कोई एक डिस्टेंस के ऊपर x डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट P कंसीडर किया. पॉइंट P कंसीडर किया, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो इसके आजू बाजू सिमेट्री वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करने के लिए जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा वो भी यहाँ पर हम लोग लेंगे एक सिलेंडर. जैसे पीछे की तरफ है वैसे ही यहाँ पर आगे की तरफ, बराबर. तो ये हो गया एक सिलेंडर विच कैन नाउ बी ट्रीटेड एज गॉसियन सरफेस. क्लोज्ड है, इमेजिनरी है, और वो जो पॉइंट है वो हमने उसके ऊपर कंसीडर कर लिया. नाउ एज देयर इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ 2 डायमेंशन, वी कैन नॉट नाउ डील विद द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. उसके लिए कोई न्यू टर्म जो है वो लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो न्यू टर्म आएगा दैट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई है. सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. सिग्मा इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया. इसके लिए यूनिट क्या आएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला वुड बी L-2 A1 T1. ठीक है, चलो गॉसेस लॉ यहां पर अप्लाई करते हैं. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट के लिए, इसलिए तो हियर ऑल्सो यू कैन सी 3 surfaces 1, 2 एंड द कर्व्ड वन. तीनों सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से फ्लक्स उसके साथ कुछ लिंक हुआ. That flux can be added and we can find out how much is the total flux associated with this considered cylinder which is now treated as Gaussian surface. ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो है वो टोटल फ्लक्स इतना आया, phi1 + phi2 + phi3. phi इक्वल्स टू, इसको नंबर 1 दे दे हम लोग, इसको नंबर 2 दे दे और इसको नंबर 3 दे देते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में से कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइकवाइज. तो आउटवर्ड यहाँ पर ये मिली
और इस तरफ भी यहाँ पर ये बाहर की तरफ मिलेगी। एरिया वेक्टर, ये एक छोटा सा एरिया ले ले तो उसका एरिया वेक्टर जो है वो भी आउटवर्ड होगा, इधर भी एरिया वेक्टर जो है वो ऐसे ही आएगा। दैट मीन्स इन बोथ द सर्क्यूलर सेक्शंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। EDA मिल रहा है, बराबर, उनके बीच का एंगल 0, तो वो लिख लेते हैं 1 and 2 सरफेसेस के लिए EDA cos 0, EDA 1 cos 0 प्लस EDA 2 cos 0 एंड थर्ड के लिए, थर्ड जो आया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इस तरफ होगी एंड एरिया वेक्टर ये जो भी सर्कुलर होगा, सपोज के इधर एक एलिमेंट लिया तो उसके ऊपर ए जो है DA वो ऊपर की तरफ आएगा। सो हियर एंगल बिटवीन A एंड DA3 इज 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस टर्म वुड गेट कैंसल्ड आउट as cos 90 is 0. So EDA both are same, both the circles are same, so area would be same. तो इनको मैं 2 टाइम्स करके लिख सकती हूँ, सेम ही है इसलिए E इंटू DA अभी बता दिया हमने उसको। ठीक है, cos 0 is 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी कांस्टेंट, जैसे आगे बताया था वैसे आगे के केस में लिया था वैसे सेम डिस्टेंस पर है तो थ्रू आउट दैट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। देन इंटीग्रेशन DA मतलब किसका, ये जो टोटल सरफेस है वो टोटल सरफेस का आप लोगों को लेना पड़ेगा। अभी हम लोग उसको टोटल एरिया A है ऐसे ही ले लेते हैं। सो इंटीग्रेशन DA वुड बी A ओनली। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0, राइट। नाउ इसके अंदर Q जो है टोटल चार्ज वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू A, जितना भी एरिया होगा उसको हम लोग सिग्मा से मल्टीप्लाई करें उतना टोटल चार्ज आएगा। सो सिग्मा क्यू इज सिग्मा इंटू ए, टोटल क्यू इज सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, राइट। अब दिस इक्वेशन इज ऑल्सो फॉर फाई, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो फॉर फाई, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपेयरिंग equation 1 and 2 we get 2EA equals to sigma A upon epsilon 0। A cancels out each other, तो बचा क्या हमारे पास, हम लोगों को तो E फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। सिंगल शीट की वजह से इतना आएगा। डायरेक्शन जो है वो आप साथ में लगा सकते हो, जैसे कि ये मैंने इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया वो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड मिलेगा। ठीक है, और अगर मैंने उसके ऊपर नेगेटिव लिया होता तो वो इनवर्ड मिलता, बस डायरेक्शन जो है वो ऐसे चेंज मिलती। अब देखो नोटिस करो यहाँ पर कि E जो है उसके फॉर्मूला में डिस्टेंस जो है वो मैटर ही नहीं कर रहा। डिस्टेंस कहीं पर भी आया कि कितने डिस्टेंस पर पे मैंने ये P पॉइंट लिया, नो। तो इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा किसी भी केस में। इट विल नॉट डिपेंड व्हेन द शीट और द प्लेन इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये जो है ना प्लेन शीट वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट होने से क्या होगा कि ये बहुत ही बड़ी है, ये जो शीट है ना वो बहुत ही लंबी है, और उसके पास में कहीं पर मैंने ये जो पॉइंट P है वो रखा। चाहे कितना भी मैं उसको दूर रखूं, एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ दैट शीट, वो जो P पॉइंट था वो तो छोटे से डिस्टेंस पर ही लगेगा। इसलिए चाहे कहीं पर भी रख लो वो सारे डिस्टेंसेस सेम दिखेंगे।
दैट इज वाई हम लोग उस केस के अंदर बोल सकते हैं कि ई जो है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट मिल रहा है। ठीक है ना, समझ लो कि एक चींटी है, छोटी सी चींटी को मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर रख दिया, सो इट विल ट्राई टू ट्रैवल अपवर्ड, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, नीचे जाएगा, उसको क्या फाइंड होगा कि अराउंड मी देयर इज बोर्ड ओनली, मेरे आजू बाजू हर एक जगह पर व्हाइट बोर्ड ही है, तो उसको क्या लगेगा पूरी दुनिया व्हाइट बोर्ड से बनी है। ठीक है ना, तो वैसे ही ये P पॉइंट जो है उसके आजू बाजू वो जहां पर भी देखेगा तो उसको लगेगा मेरे आजू बाजू एक प्लेन शीट पे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है, चाहे कहीं पर भी वो P पॉइंट को रख लो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा पास थोड़ा दूर, कहीं पर भी, तो उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन 2 डायमेंशन ऑब्जर्व होगा। ठीक है, जब ऐसे होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग ऐसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन, तब ये चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये भी नोट डाउन कर लो। So here we come to the end of this lecture, and in the next lecture we will look at the third application of Gauss's law, where we will look at the charge distribution over a sphere, a conducting and a non-conducting, and due to that how much would be the electric field.